नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। संसद के दोनों सदन में गतिरोध, राज्यसभा से शुक्रवार तक निलंबित सांसद संजय सिंह। सभापति से मिले विपक्षी दलों के नेता, लोकसभा से राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक को मंजूरी। बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय का भी फैसला। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का दूसरा दिन। 9वें दौर के बाद 1,49,000 करोड़ रुपए की बोलियां। कल तीसरे दिन भी जारी रहेगी नीलामी। धन शोधन निवारण अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गिरफ्तारी, छापेमारी, समन समेत ईडी के सभी अधिकार सही। गिरफ्तारी के समय ईसीआईआर अनिवार्य नहीं। और नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरे दिन 3 घंटे तक की पूछताछ। कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। डीजीसीए ने तकनीक खामी की कई घटनाओं को लेकर स्पाइस जेट को 8 हफ्तों के लिए स्वीकृत उड़ानों के 50% का संचालन करने का आदेश दिया। फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा है कि गोला बारूद के क्षेत्र में देश की आर्थिक कुशलता झलकती है। उन्होंने अनुसंधान और विकास बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। गुजरात के बोटाद जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। अब तक कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 18,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,45,026 रह गई है। चौधरी परवेज इलाही ने नाटकीय घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया और संकट के समय में दोनों नेताओं की तुलना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग कल बातचीत करेंगे। जो बाइडेन और शी जिनपिंग 4 महीने बाद पहली बार बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में रेलवे के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, वेतन बढ़ाए जाने और कामकाज की बेहतर स्थिति की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल पर हैं। उत्तरी फिलीपीन में 7.3 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी मनीला में भूकंप के कारण इमारतों में दरारें आ गईं और लोग घरों से बाहर निकल आए। अब खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से राज्यसभा में जारी गतिरोध आज भी बना रहा। विपक्षी दलों के अवरोध की वजह से कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन में अशोभनीय आचरण को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार तक के लिए निलंबित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक की कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने घोषणा की कि मंगलवार को भोजनावकाश के बाद कार्यवाही के दौरान सांसद संजय सिंह ने अशोभनीय आचरण किया था। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने न सिर्फ सदन के नियमों की अवहेलना की, बल्कि आसन के निर्देशों का भी उल्लंघन किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। उपसभापति ने प्रस्ताव पर सदन में मौजूद सदस्यों से राय मांगी। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। Sanjay Singh be suspended from the services of the House for the remaining part of the current week for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha yesterday, the 26th July 2022, by shouting slogans from the well of the House, tearing some papers and throwing them towards the chair.
thereby disregarding the authority of the chair and bringing disrepute to this august house. 256 के तहत माननीय संजय जी आपका निलंबन हुआ है। आपसे, आप वरिष्ठ सदस्य, आग्रह है कि आप सदन को चलने दें और बाहर जाएं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से आज मुलाकात की। सांसदों ने 20 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने कहा कि निलंबित किए गए सदस्यों की संख्या अधिक है, इसलिए उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए ताकि सदन में सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति रहे। हालांकि सभापति ने साफ तौर पर कहा कि निलंबन वापस तभी होगा जब निलंबित सदस्य अपने दुर्व्यवहार के लिए खेद जताएंगे। विपक्षी दलों के सांसदों ने साथ ही महंगाई के विषय पर चर्चा कराने की अपनी मांग भी उनके समक्ष रखी। बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। महंगाई, जीएसटी और 4 लोकसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के कारण आज सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। इस बीच विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए। शोर शराबा करने वाले सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे को अशोभनीय बताया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर अभी चर्चा को तैयार है। सदन में विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। एक बार फिर निचले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो शोर शराबे के बीच ही पीठासीन सभापति किरीट भाई सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। गतिरोध नहीं थमने पर उन्होंने दोपहर 12:10 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। इससे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी स्वरूप मिलेगा, जिससे डोपिंग रोधी विषय पर संयुक्त राष्ट्र की संधि भी प्रभाव में आ जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विभिन्न दलों के सांसद ने कहा कि विधेयक में जागरूकता एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे एक कानूनी व्यवस्था उपलब्ध होगी। कुछ सदस्यों ने विधेयक में खिलाड़ियों की जांच के नमूने लेते समय डेटा की सुरक्षा को लेकर कुछ प्रावधान नहीं होने की ओर भी ध्यान दिलाया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि 2008 में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी बनाई गई थी, नियम भी बनाए गए थे, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ये बिल खेलों और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है और ये लगातार सर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सिल्वर मेडल जीतने से लेके बाकी गोल्ड मेडल जीतने का काम हुआ है सर, ये अच्छी दिशा में काम हो रहा है। सभी राज्यों की सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं। मोजाम्बिक असेंबली के स्पीकर एस्पेरंका लोरेंडा फ्रांसिस्को नाहिवने बायस भारत दौरे पर हैं। मोजाम्बिक असेंबली की स्पीकर ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मोजाम्बिक असेंबली की स्पीकर ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मौके पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य समानता, हितों और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर दोनों संसदों के बीच विशेष संबंधों को विकसित करना और संसदीय हित के मामलों पर सहयोग करना है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों के नए युग की शुरुआत है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बीएसएनएल को दिए पैकेज के 3 हिस्से हैं, जिसमें सेवाओं में सुधार, बही खातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। सरकार 4G सेवाओं के विस्तार में मदद के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगा। बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा।
साथ ही कंपनी 33,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड जारी करेगी। पैकेज में 43,964 करोड़ रुपए का नकद हिस्सा शामिल है। पैकेज के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपए गैर नकद रूप में 4 साल के दौरान दिए जाएंगे। भारत नेट के तहत बना बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के दूरदराज के गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। एकदम रिमोट एरियाज हैं, उनमें भी ऐसी ही अच्छी हाई स्पीड की इंटरनेट सर्विस मिले, उसके लिए ये वाला अनुमोदन किया गया आज कैबिनेट में। द की पार्ट्स ऑफ द कैश सपोर्ट आर फर्स्ट द स्पेक्ट्रम, second the capital investment, third the viability gap funding, which I explained during the first part of this briefing. These three are the large elements of cash support. इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता मनोज वर्मा। मनोज, मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के बारे में विस्तार से बताएं। शालिनी जी, देखिए, सबसे अहम फैसला तो दूरसंचार से संबंधित ही है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का दूरसंचार कंपनी है, उसको लेके आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके बारे में विस्तार से केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी। और जैसा कि आपने बताया कि इस पैकेज के 3 हिस्से होंगे: सेवाओं में सुधार करना और स्पेक्ट्रम के जरिए और विस्तार करना, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार 4G नेटवर्क को और विस्तार करना चाहती है। देखिए, BSNL को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, खासतौर से उसकी जो देनदारियां रही हैं, जो सेवाएं रही हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सरकार अब BSNL को दुरुस्त करना चाहती है और देश में दूरसंचार जो नेटवर्क है, उसको खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में और मजबूती प्रदान करना चाहती है। जी शालिनी जी। धन्यवाद मनोज, इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश में 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया के तहत लगातार दूसरे दिन बोलियां लगाई गई हैं। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दूसरे दिन अब तक 1,49,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली। दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी एंटरप्राइजेस भी इस स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुई। नीलामी के पहले दिन कल 5वां पीढ़ी के लिए स्पेक्ट्रम के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गईं। इस नीलामी में 4,30,000 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 72 गीगाहर्ट्ज के लिए दावेदारी पेश की जा रही है। ये 5G स्पेक्ट्रम के लिए पहली नीलामी भी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पेक्ट्रम नीलामी को पहले दिन मिली जोरदार प्रतिक्रिया पर खुशी जताते हुए कहा कि ये उम्मीदों से अधिक है और इसके 2015 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धनशोधन के मामले में तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। सोनिया गांधी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और बेटे राहुल गांधी के साथ सुबह 11 बजे मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंची। सोनिया गांधी से पहले 2 बार 8 घंटों से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें उनसे 65 से 70 सवाल पूछे गए। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। उनसे 5 दिनों तक 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न करार दिया है। कांग्रेस सांसदों ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के खिलाफ विजय चौक पर धरना दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि हर मामले में ECIR अनिवार्य नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी के समय उसके आधार का खुलासा करता है तो ये पर्याप्त है। शीर्ष अदालत ने PMLA के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि PMLA की धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों से संबंधित है और ये उचित है और मनमानीपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 2002 अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती भी खारिज की जाती है। धारा 19 में कड़े सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। प्रावधान में कुछ भी मनमानी के दायरे में नहीं आता है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। अब बने रहिए हमारे साथ।
Parliament in session. Day's legislative business. Debates and discussions. Catch the high points, all the updates on House Highlights. Monday to Friday at 10 p.m. only on Sunset TV. ओलंपिक्स में मिले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। देखना ना भूलिए भारत एक सोच मेरे साथ। संसद सत्र से जुड़ी दिन भर की खबरें, गंभीर मुद्दों पर बहस, अहम बिलों पर चर्चा, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सारांश सदन दिन भर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, जिसे घर के जयचंदू और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद, और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री कल गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल जांच के बाद ईडी कार्यालय लाया गया। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और मंकीपॉक्स की स्थिति को लेकर लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकीपॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बिस्तर आरक्षित रखने के निर्देश दिए। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके नेताओं ने चेन्नई में बिजली दरों और संपत्ति कर में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ आज अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। महाराष्ट्र में एक बार इस्तेमाल कर फेंकने वाले कप प्लेट और प्लास्टिक कोटेड और लेमिनेटेड अन्य उत्पादों को आज से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के सहयोगी भोला यादव को रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब यह घोटाला हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा से उनके आवास पर मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूस्खलन के बाद एक सड़क बंद हो गई है। मनाली तहसील में नेहरू कुंड के पास मंगलवार रात भूस्खलन हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच केवल 1147 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। साल 2022 में कश्मीर घाटी से किसी भी कश्मीरी पंडित का पलायन नहीं हुआ है। सरकार ने संसद में ये जानकारी दी। अभी भी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 6500 से ज्यादा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 के तहत सदन के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट में DTC बस डिपो पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली धीरे धीरे EV कैपिटल बन रही है। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में राजस्थान के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। राज्य में कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई के मार्गों में परिवर्तन किया गया है। भारी बारिश के कारण जोधपुर संभाग के राय का बाग स्टेशन और जोधपुर कैंट स्टेशन के बीच पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित है। इसके चलते कम से कम 5 ट्रेन पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। इनके अलावा अनेक ट्रेन आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और कई के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सिंगापुर सरकार ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे को नया वीजा जारी करते हुए देश में उनके रहने की अवधि और 14 दिन बढ़ा दी है। गोटाबया राजपक्षे के यात्रा पास की अवधि 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। राजपक्षे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपने खिलाफ जन आक्रोश के बीच देश छोड़कर 13 जुलाई को मालदीव चले गए थे और वहां से अगले दिन निजी यात्रा पर सिंगापुर आए थे। चलते चलते हम आपको बताते हैं बेहद खूबसूरत मोनार्क तितली के बारे में। प्रवास के लिए 6400 किलोमीटर की यात्रा करने वाली मोनार्क तितलियों को IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। मोनार्क तितलियों की घटती आबादी को लेकर दुनिया भर में इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए आकर्षक मोनार्क तितली की तस्वीर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।